द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857। तो इससे पहले वीडियोस के अंदर हमने नेचर ऑफ ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857 और अंडरलाइंग काजेज ऑफ द रिवोल्ट, ये दो जो हैं टॉपिक्स हमने इससे द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857 में से कवर किए थे। तो अगर इस यूट्यूब चैनल पे आप नए हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिए। इस यूट्यूब चैनल पे आपको खास करके सब इंस्पेक्टर जेकेएसबी के द्वारा जो होने जा रहा है उसके लिए मटेरियल मिलने वाला है, और खास के फॉरेस्टर, वाइल्ड लाइफ गार्डियन दोनों एग्ज़ाम, तीनों एग्ज़ामों के लिए जो है यहाँ से आपको मटेरियल मिलेगा। और ख़ास करके यार ये भी आपको बताना चाहिए तो गलत नहीं होगा कि जेकेएसबी के द्वारा जितने भी एग्ज़ाम जो है लिए जाएंगे उन तमाम चीज़ों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला। और ये जो किताब है, ये जो बुक है जिससे मैंने ये मटेरियल लिया है, ये है तमिलनाडु बोर्ड की, और जिसमें सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं एग्जाम के द्वारा। इससे तो हमने नेचर ऑफ द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857 और अंडरलाइंग काजेज जो है इसमें पढ़े थे। तो इसमें हम आज पढ़ने वाले हैं द इमीडिएट काजेज ऑफ द आउटब्रेक ऑफ द रिवोल्ट, द कोर्स ऑफ द रिवोल्ट, काज ऑफ द फेलियर ऑफ द रिवोल्ट और इफेक्ट ऑफ द रिवोल्ट। ये दो हैं टॉपिक जो है इसमें हम वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो ये चीज़ें हमने अभी पढ़ी थी, तो अगर आपने ये चीज़ें फिर से पढ़नी है तो आपको इससे पहले वीडियो पे जाके वहाँ से आप ये देख सकते हैं। तो हमने इसमें पढ़ेंगे बिगनिंग ऑफ द रिवोल्ट, यानी इसकी शुरुआत जो है कहाँ से हुई थी रिवोल्ट की। तो कहते हैं 1857 रिवोल्ट वाज स्पार्क्ड ऑफ बाय द एपिसोड ऑफ द ग्रीज्ड कॉटिलेज। जिससे हमने इससे पहले वीडियोस के अंदर हमने समझा था कि जो ग्रीज्ड राइफल्स जो थी, जो दांत से खोलनी पड़ती थी, तो उसमें जो ग्रीज लगाई थी वो बीफ की भी थी और पिग की भी थी। तो दोनों मुस्लिम्स को भी और हिंदूज़ को भी जो है इसमें जो सेंटिमेंटल जो रिलीजियस सेंटिमेंट जो है वो ठेस पहुंची सेंटिमेंट्स को, जिसकी वजह से ये दोनों जो है ये मुखालिफ हो गए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के। तो ये कारण रहे था ग्रीज्ड कार्टिलेजेस के रिलेटेड। द न्यू एनफील्ड राइफल्स हैड बीन इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम इन द इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी सबसे पहले जो है नई एनफील्ड राइफल्स को इंट्रोड्यूस किया था। इट्स कार्टिलेजेस हैड ए ग्रीज्ड पेपर कवर whose ends had to be beaten before the cartridge was loaded into the rifle। कहते हैं सबसे पहले उसको क्या करना पड़ता था, राइफल को लोड करने से पहले उसको काटना पड़ता था, वो भी दांत से, वो भी मुंह से काटना पड़ता, जिस वजह से वो ग्रीस जो है वो हो सकता है कि वो थोड़ा बहुत मुंह के यानी कि लिप्स से टच होके वो हमारे जो सेंटिमेंट्स थे, रिलीजियस सेंटिमेंट्स, उनको ठेस पहुँचती थी, ऐसा कुछ करके। द ग्रीस वॉज कम्पोज ऑफ फैट टेकन बाई बीफ एंड पिग। ये चीज़ हमने पहले भी पढ़ी थी, जिसकी वजह से जिसमें दोनों रिलीजियस जो सेंटिमेंट्स जो थे ये इनको ठेस पहुंची थी, दूसरे दोनों रिलीजियस सेंटिमेंट्स। तो ये चीज़ें हमने इससे पहले वीडियोस के अंदर ये थोड़ा बहुत हमने समझ लिया था। तो ये भी पढ़ता दिल्ली से बखत खान जो है वहाँ पे, कानपुर में से नाना साहब, ये भी चीज़ें हमने इससे पहले वीडियोज़ के अंदर पढ़ी थी, वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। तो हम लखनऊ के बारे में हमने पढ़ना है आज कि लखनऊ में ये जो है इसका जो रिवोल्ट था वो किसने जो है इसमें जो है रिवोल्ट का जो पूरा एक झुंड था, तो उसमें उसकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी थी वो किसके पास थी पूरे रिवोल्ट की, तो लेकिन लखनऊ के अंदर। तो यहाँ पे द प्रिंसिपल पर्सन रेस्पॉन्सिबल फॉर द रिवोल्ट इज़ इन लखनऊ वाज द बेगम ऑफ अवध। अवध की बेगम थी, उसने ये रिवोल्ट जो है यहाँ पे रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है संभाली थी उस रिवोल्ट की। कहते हैं विद द असिस्टेंस ऑफ द सिपाही, सिपाही के मतलब मदद से, द जमींदार एंड द पीजेंट्स, द बेगम ऑर्गेनाइज्ड, यानी जितने भी ज़मींदार थे, पीजेंट की तबाह मदद लेके दो उस बेगम ने क्या किया था, एक ऑर्गेनाइज़ किया था आउटलुक अटैक ऑन द ब्रिटिश, यानी एक अच्छा अटैक जो है उसने जो है यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया था ब्रिटिश आर्मी के लिए। तो हेनरी लॉरेंस जो था द चीफ कमिश्नर ट्राई टू डिफेंड द ब्रिटिश, यानी कि ब्रिटिश के तरफ से वो डिफेंड कर रहा था, जिसका नाम था हेनरी लॉरेंस। लॉरेंस वाज किल्ड इन द बम ब्लास्ट ड्यूरिंग द फाइट, और फाइट के दौरान ही लॉरेंस को यहाँ पे मार दिया जाता है। द फाइनल रिलीफ फॉर द ब्रिटिश फोर्सेज इन लखनऊ कम इन द फॉर्म ऑफ सर कोलिन कम्पेल। तो कम्पेल जो है फिर सर कोलिन कम्पेल जो है आता है फिर ब्रिटिश की तरफ से, तो वो जो है फाइनल रिलीफ, फाइनल जो है वो क्या करता है, आराम पहुँचाता है ब्रिटिश लोगों को, हो सप्रेस द रिवोल्ट, जिसने उस रिवोल्ट को क्या किया था, ख़त्म किया था, सप्रेस किया था। उसके बाद झांसी में क्या था, तो झांसी में थी रानी लक्ष्मी बाई, जो झांसी की रहने वाली थी, द विडो क्वीन ऑफ द गंगाधर की जो विडो थी, मतलब उसका जो गंगाधर था उसका जो पति था वो मर चुका था, तो इसलिए वो विडो थी। ठीक है, रॉय पॉलिटिक हीरोइक रूल जो है उसने वहाँ पे रिवोल्ट के दौरान
जो है अपना किरदार अदा किया था। रानी लक्ष्मीबाई वाज अफेक्टेड बाय डलहौजीज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यानी कि ये भी अब तंग आ चुकी थी, जो डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स थी उसकी वजह से ये तंग आ चुकी थी, ये अंदाज हुई थी उसकी वजह से। वाज जॉइंड बाय तांत्या टोपी, फिर उसने ज्वाइन किया तांत्या टोपी के साथ। द कंबाइन एफर्ट ऑफ रानी एंड तांत्या टोपी सा द कैप्चर ऑफ ग्वालियर, तो उन्होंने इस कोशिश से क्या किया था, ग्वालियर को फिर से कैप्चर किया था तांत्या की मदद से, सॉरी। तो मीनवाइल सर ह्यू क्रॉस जो है डिफीटेड तांत्या टोपी एंड स्टॉर्म झांसी ऑन 3 अप्रैल 1858, और यहाँ पे तांत्या टोपे को डिफीट करता है, हरा देता है, और फिर टाटिया जो और कब 3 अप्रैल 1858 को। ही देन कैप्चर ग्वालियर, फिर से उसने कैप्चर कर देता है ग्वालियर के दौरान। झांसी डाइड, झांसी मर जाती है, सोल्जर्स डेथ ऑन 17 जून 1958। Tata Tope was captured and hanged on charge of rebellions and murdered in a massacre in कानपुर। तो मैसेक्रे एक हुआ था कानपुर के अंदर, उसमें उसको क्या कर दिया जाता है, हैंग कर दिया जाता है और मार दिया जाता है, और ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये रेबिलियन था, ये मुखालिफ जो है ब्रिटिश का मुखालिफ बन चुका था, इसलिए इसको कैप्चर करके मार देते हैं, पकड़ के मार देते हैं। उसके बाद बिहार के अंदर जो है कन्वर सेन था, ये चीज़ें क्वेश्चन में पूछी जाती हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ कि जो झांसी थी तो वहाँ पे किसने रेबिलियन जो शुरू किया था। जैसे यहाँ पे हमने इससे पहले पढ़ा था ये जो लखनऊ के अंदर किसने, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामों के अंदर, जेकेएसबी के द्वारा जो है पूछे जाए। जैसे बिहार के अंदर सबसे पहले किसने रिवोल्ट किया था, तो यहाँ पे कन्वर सेन आपने याद रखना है। तो ये चीज़ें पूछी जाती हैं, इसलिए ये चीज़ें जो है बड़ी देख के आपने इस चीज़ को कवर करना है। और मुझे लगता है कि अगर आप नोट्स बना रहे हो तो इन चीज़ों को थोड़ा हाईलाइट करके करना है, ताकि ये और ज़्यादा जो है पुख्ता तरीके से आपके जहन में बैठ जाएँ ये चीज़ें। तो कन्वर सेन ने ये देखना है अपने बिहार के अंदर शुरू किया था। द रियून्ड एंड डिसकंटेंटेड ज़मींदार ऑफ द जगदीशपुर नियर अहद वाज अ चीफ ऑर्गेनाइज्ड ऑफ द रिवोल्ट इन बिहार। तो बिहार के अंदर ये तमाम रिवोल्ट का जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो ये संभाली थी बिहार में कन्वर सेन ने। ही फॉट द ब्रिटिश इन बिहार, तो ब्रिटिश के खिलाफ उसने लड़ा था बिहार के अंदर। कन्वर सेन सस्टेन्ड फिटल वोंड इन द बैटल एंड डाइड ऑन 27 अप्रैल 1858 एट जगदीशपुर में। इसको फिर मार दिया गया था कन्वर सेन को। उसके अल्टीमेटली दैन 1857 जो है रिवोल्ट कम टू एन एंड विद द विक्ट्री ऑफ द ब्रिटिश। और उसके बाद जब इन तमाम लोगों को अलग अलग जगहों से जो रिवोल्ट करने वाले लोग थे इनको मार दिया जाता है, और आखिर तौर जो है पे ब्रिटिश जो है जीत जाती है, विक्ट्री होती है ब्रिटिश की। तो वाइस राय कैनिंग प्रोक्लेम्ड पीस थ्रू आउट द इंडिया, और उस वक्त जो वाइस राय थे वो कैनिंग थे, भी चीज़ याद रखनी है आपने। जब रिवोल्ट को सप्रेस किया था तब रिवोल्ट जब जो कैनिंग जो थे वो वाइस राय थे इंडिया के, तो पूरे रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया गया पूरे इंडिया के अंदर। उसके बाद अगर ये सप्रेस हुआ तो उसके फेलियर्स के काजेज़ क्या क्या थे, सप्रेस होने की काजेज़ क्या, वजूहत क्या रही उसको सप्रेस होने की। द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट काज वाज दैट द रिवोल्ट फेल्ड इन एम्ब्रेस द होल ऑफ द इंडिया। फेल्ड टू एम्ब्रेस यानी कि अब इसका मतलब ये है कि सबसे पहले जो काज था रिवोल्ट का, तो यहाँ पे क्या हुआ कि पूरे हिंदुस्तान के लोगों को यहाँ पे अभी जागरूकता उतनी ज़्यादा नहीं मिली थी। हाँ ना, ये चीज़ विद एम्ब्रेस होता डर जाना, यानी पूरे इंडिया के लोग जो है अब डर चुके थे, क्योंकि बहुत सारे ब्रिटिश के लोगों ने यहाँ पे बहुत सारे लोगों को मार दिया था। तो इस मारने की वजह बाद और बहुत सारे जो मुखिया थे, जो रेस्पॉन्सिबल थे, लोग संभालने वाले थे रिवोल्ट को, उनको ही यहाँ पे मार दिया जाता। तो ये थोड़े एम्ब्रेस हो गए, थोड़े डर गए इंडिया के तमाम जितने भी लोग थे। डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी वाज मनी लैंडर्स मर्चेंट्स एंड मॉडर्न एजुकेशन किटेड इंडिया वर एक्चुअली अगेंस्ट द रिवोल्ट। हालांकि जिसमें जितने भी जो मनी लेंडर्स थे, मर्चेंट किसान वगैरह थे, और जो मॉडर्न एजुकेटेड जो लोग थे उस वक्त के, तो वो रिवोल्ट के अगेंस्ट थे सबसे पहले। तो ये भी था कि उनने हिस्सा, एजुकेटेड लोगों ने हिस्सा नहीं लिया, बहुत सारे किसानों ने हिस्सा नहीं लिया, तो बहुत सारे लोगों ने हिस्सा ही नहीं लिया था। तो इस वजह ये भी वजूहत रही इसकी फेलियर की। द लैक ऑफ इंटरेस्ट शोन बाय द इंटेलेक्चुअल इन द मोमेंट वाज अ सीरियस सेटबैक। और जो इंटेलेक्चुअल लोग थे, जो उस वक्त के अच्छे लोग थे, अच्छे मीन्स का मतलब कि पढ़े लिखे लोग थे, इंटेलेक्चुअल जो लोग थे, बात करने वाले जो लोग थे, जो बोल सकते थे, अपनी आवाज़ को उठा सकते थे, उस वक्त के जितने भी लोग थे वो क्या थे, इस मोमेंट के हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। द सोर्सेज ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर वाज फार सुपीरियर टू दोज ऑफ द रिबेल। और जो सोर्सेज थे ब्रिटिश एम्पायर के वो बहुत सुपीरियर थे, जो रेबल थे, जो मुखालिफत में जो हिंदुस्तानी लोग खड़े हुए थे उनसे थोड़े वो सुपीरियर थे ब्रिटिश के लोग। सिमिलरली द insurgent lacked a careful concerted general plan or a strong central organization to plan the movement of the army and oversee their strategy। यानी हिंदुस्तान लोगों के पास उतनी स्ट्रेटजी नहीं थी, उतना तरीका नहीं था लड़ने का, और जो ब्रिटिश के लोग थे उनके पास एक अच्छा सामान था, एक अच्छा
ऑर्गेनाइजेशन के पास एक अच्छा ऑर्गेनाइज करने का एक तरीका था, जिसकी वजह से ये भी एक बहुत अच्छा कारण रहा था इसको सप्रेस करने का। ऑन द अदर हैंड जो ब्रिटिश पोजेस्ड बेटर इक्विपमेंट्स, उनके पास क्या थी, जो पहली चीज़ मैंने आपको बोली, उनके पास जो सामान था लड़ने के लिए, तो एक बेटर जो थे वो अच्छा था हिंदुस्तानियों से। इन एडिशन द ब्रिटिश वाज एडेड बाय न्यू साइंटिफिक इन्वेंशंस विच एज टेलीग्राफ था, उनके पास सिस्टम, पोस्टल कम्युनिकेशन सिस्टम था। इस वजह से क्या होता था कि जब जो कम्युनिकेट होती थी कोई बात अगर उन्हें पहुँचानी दूसरी जगह पे, तो कम्युनिकेशन सिस्टम था, उनके पास टेलीग्राफ था। और हिंदुस्तानियों को किसी बंदे को बताना पड़ता था कि आप इस जगह पे ये मैसेज को पहुंचाइए, और उससे पहले जो ब्रिटिश लोगों को ये चीज़ पता चल जाती तो उस जगह पे उसको सप्रेस किया जाता था। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग फ़ौज के ज़रिए से, अलग अलग ब्रिटिश के ऑफिसर्स के ज़रिए से उसको सप्रेस किया गया, जिसकी वजह से ये कारण रहा था इसको भी सप्रेस करने का। दिस एनेबल द ब्रिटिश टू कीप इन टच विद ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड टू मैन्योर देयर ट्रूप्स अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। और उन्हें उस जगह पे जो है ट्रूप्स ज़्यादा लगाए जहाँ से उनको खतरा जो है महसूस होने लगा कि यहाँ पे रिबेलियन जो है नुकसान कर सकते हैं, तो इस जगह पे उन्होंने ट्रूप्स को जो है फौज को जो है लगा दिया वहाँ पे, जिसकी वजह से इसको भी एक कारण है, ये भी एक रिवोल्ट का सप्रेस करने का। ऑल द सैड factors combined to cause to defeat the rebel of the 1857 revolt and ended in the victory for the British। और यही काज रहे रेबल को क्या करने के लिए, डिफीट करने के लिए, जो 1857 को हिंदुस्तान के लोगों ने यहाँ पे जो है किया था। और यही विक्ट्री, यही कारण रहे कि ब्रिटिश लोगों की यहाँ पे क्या हो जाती है, वो जीत हो जाती है। अब इसके सिग्निफिकेंस क्या क्या थे, इफेक्ट ऑफ द म्यूटिनी क्या थी, सिग्निफिकेंस क्या थी। हालांकि उस वक्त तो सप्रेस किया गया, लेकिन इसके जो कुछ सिग्निफिकेंस रहे होंगे हिंदुस्तान के दिलों के अंदर, हिंदुस्तान के लोगों के अंदर, के दिलों के अंदर कोई चीज़ जो है वो समा गई होगी। तो ये सिग्निफिकेंस, द रिवोल्ट ऑफ 1857 दो completely suppressed had shaken the very foundation of the British rule in India। तो ये क्या चीज़ रही, हालांकि एक वजह रही कि इसको सप्रेस किया गया कम्प्लीटली, लेकिन ये क्या एक फाउंडेशन था ब्रिटिश रूल का। असल में जो है ब्रिटिश रूल तब शुरू हुआ जो है जब 1857 का रिवोल्ट हुआ, फॉर द सिंपल रीज़न दैट द रिवोल्ट एग्जिबिटेड द पॉपुलर कैरेक्टर, यानी कि इसने क्या किया, एक पॉपुलर कैरेक्टर, एक अच्छा रूल जो है अदा किया इस इंडिपेंडेंस के दौरान, इंडिपेंडेंस के लिए। इट ब्रॉट टुगेदर द डिसग्रंटेड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी टू राइज अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। अब यहाँ पे क्या हुआ था कि हिंदुस्तान के लोगों में डिसइंटीग्रेशन काफ़ी थी, यानी कि अलग अलग जो सोसाइटीज़ थी, अलग अलग जो कास्ट सिस्टम था उसकी, उसमें जो है काफ़ी जो है दराड़ें जो है आ चुकी थी, डिफरेंस आ चुका था। तो इस वजह से रिवोल्ट की वजह से वो सारे जो लोग थे वो इकट्ठा होकर जो है इंडिपेंडेंस के लिए लड़ने लगे। तो ये एक बहुत अच्छा जो है इसका पॉजिटिव इफेक्ट रहा है हिंदुस्तान के लोगों के लिए। The common people rose up in arms, often fighting with spears and axes, bows and arrows, lethix and scythes and crude muskets। यानी जिसके पास आर्म्स नहीं थी, मतलब जिसके पास कोई इक्विपमेंट्स नहीं थे लड़ने के लिए, तो वो आम चीज़ों से लड़ने लगा, फिर बोझ से, एरो से वगैरह, इन तमाम चीज़ों से। However, the civilian revolt was not universal but एपोरेटिक एंड इनकन्सिस्टेंट। हालांकि ये सिविलियन रिवोल्ट जो था यूनिवर्सल नहीं था, मतलब पूरी इसमें नहीं था, पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये चीज़ नहीं चल रही थी, लेकिन अलग अलग जगहों से अलग अलग तरीके से यह चीज़ हो रही थी हमारे हिंदुस्तान के अंदर। नेवरदलेस it added a new dimensions to the character of the 1857 revolt। another significant aspect of the 1857 revolt was the Hindu Muslim unity। और दूसरी क्या चीज़ हुई कि यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम के बीच में यूनिटी जो थी वो बढ़ जाती है इस रिवोल्ट की वजह से। हालांकि उससे पहले जो हिंदू और मुस्लिम्स थे उनमें काफ़ी रिलीजियस डिफरेंसेस तो थे ही थे, लेकिन दिल के अंदर भी एक नफरत सी उनके दिल में जो है वही भरी थी जो है उन्होंने, ब्रिटिश के लोगों ने। तो इस रिवोल्ट की वजह से उनके अंदर जो है एक समानता पैदा हो जाती है, और दोनों जो है लड़ते हैं हिंदुस्तान को आज़ाद करने के लिए, और वो भी ब्रिटिश के खिलाफ। तो ये चीज़ें यहाँ पे होती हैं 1857 के बाद। 1857 की बगावत भी कह सकते हैं हम इसको। एज फार एज द इफेक्ट ऑफ द रिवोल्ट वाज कंसर्न, इट ब्रॉट अबाउट फंडामेंटल changes in the character of Indian administration, which was transferred from the East India Company to the Crown by the Queen proclamation in 1 November 1858। और यहाँ पे क्या हो जाता है कि यहाँ पे ब्रिटिश एडमिनिस्टर कर रहा था उससे पहले, यानी कि ब्रिटिश के ऑफिसर्स एडमिनिस्टर कर रहे थे, लेकिन 1857 के बाद 1857 में से 1 नवंबर 1857 में क्या होता है कि यहाँ पे क्राउन रोल जो है शुरू हो जाता है, ठीक है। एट द सेम टाइम द गवर्नर जनरल रिसीव्ड द न्यू टाइटल ऑफ वाइस रॉय, और फिर गवर्नर जनरल को यहाँ पे चेंज कर दिया जाता है, तो उसका टाइटल रखता है वाइस रॉय।
तो ये भी 1858 को, ये चीज़ आपने याद रखनी, ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कब ये वाइसराय जो गवर्नर जनरल से चेंज हुआ था वाइसराय के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग हैज़ द यूनिक अपॉर्चुनिटी टू बिकम द गवर्नर जनरल एज वेल एज द फर्स्ट वाइसराय अकॉर्डिंग टू द एक्ट ऑफ 1858। और 1858 में सबसे पहले जो है, क्योंकि लास्ट जो थे गवर्नर जनरल जो थे कैनिंग थे, और फिर वही जो है सबसे पहले वाइसराय बनते हैं हमारे हिंदुस्तान के, कब 1858 एक्ट का था, अकॉर्डिंग टू एक्ट 58 के उसमें ये बन जाते हैं। तो लॉर्ड कैनिंग जो है प्रोक्लेम्ड द न्यू गवर्नमेंट एट इलाहाबाद ऑन 1 नवंबर जो 1858 को ये कर देते हैं इन अकॉर्डेंस विद द क्वीन प्रोक्लेमेशन। इन क्वीन ने जो सलाहें मशवरे थे, सजेशन से, उसके बेस पे ये बन जाते हैं। द लेटर हैज़ बीन कॉल्ड एज मैग्ना कार्टा, और उस लेटर को, जो लेटर भेजा था जो है क्वीन ने लंदन से, तो उसको कहता है मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन पीपल्स। इट डिस्क्लेम्ड any extensions of territory, promised religious toleration, guaranteed the right of Indian princes and pledged equal treatment to her subject Indian and European। तो ये चीज़ यहाँ पे हो जाती है मैग्ना कार्टा के जरिए से। The revolt of 1857 ended an era and sowed the seeds of the new one। और यहाँ पे एंड तो हो जाता है, लेकिन एक सीड जो है ये 1857 का जो है बो देता है, किन के यहाँ पे ज़मीन के अंदर नहीं, बल्कि हिंदुस्तानियों के दिलों के अंदर, चाहे वो मुस्लिम्स हो, चाहे वो हिंदूज हो, चाहे वो दूसरे मज़ाहिब के लोग हों, तो हर एक के अंदर ये एक बीज बो दिया जाता है इंडिपेंडेंस का, मतलब आज़ादी का बीज बो दिया जाता है। इन दियर 1857 ए ग्रेट डिवाइड बिटवीन द टू लैंडमार्क्स ऑफ द इंडियन हिस्ट्री। और यहाँ पे फिर डिवाइड हो जाता है, एक बहुत बड़ा लैंडमार्क्स यहाँ बन जाता है इंडियन हिस्ट्री में। वन वाज दैट ब्रिटिश पैरामाउंसी इन एट द फर्स्ट हाफ एंड अदर इज दैट द ग्रोथ ऑफ इंडियन नेशनलिज्म इन द सेकंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। और 19th सेंचुरी में ही ये क्या चीज़ होती है कि फर्स्ट हाफ में पहले तो इंडियन की जो पावर थी वो बढ़ जाती है, और सेकंड हाफ में यहाँ पे इंडियन के अंदर हिब्बुल वतनी नेशनलिज्म जो है पैदा हो जाता है। सेकंड हाफ जो है 19th सेंचुरी का जो सेकंड हाफ जो है चलता है, तो उसमें ये चीज़ें हो जाती हैं कि फर्स्ट हाफ में, क्योंकि 1857 की अगर बात करेंगे तो ये फर्स्ट हाफ के बाद आएगा 1875 तक। और 75 के बाद अगर देखेंगे कि 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हुआ था, उसमें जो है ह्यूम ने वो इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई थी। तो ये आप देखेंगे फिर नेशनलिज्म का जो है एक दौर शुरू होता है हिंदुस्तान के लोगों के अंदर। तो ये चीज़ें हम बताने की कोशिश यहाँ पे की है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे रिवोल्ट जो है हुआ था, ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई हैं, सिंध वगैरह, ग्वालियर वगैरह, यहाँ पे ये बरकपुर, यहाँ पे देखा होगा यूपी के अंदर, देखो कोलकाता के अंदर बरकपुर, देखो बरकपुर जो है जहाँ पे ये रिवोल्ट शुरू हुआ था, फिर यहाँ पे निकले दिल्ली की तरफ आए थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस जगह, कानपुर, लखनऊ वगैरह, देखो कानपुर, लखनऊ, बनारस वगैरह, बिहार के अंदर जो कन्वर सैन ने किया था। तो यहाँ पे आप देख, झांसी लक्ष्मी भाई वगैरह यहाँ से किया था इन्होंने। तो ये आप देख सकते हैं, बम्बई वगैरह है, इस साइड गोवा है, तब की जो है तब का मैप है, ये आप देख सकते हैं, श्रीलंका था नीचे। तो ये चीज़ आप देखनी है। तो ये है इसके लर्निंग आउटकम्स जो हैं, इसमें जो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उस तरीके से पूछे जाते हैं। देयर आर 2 व्यूज ऑन द नेचर ऑफ द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857। तो ये आपको इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप देखिए, द फॉलोइंग कंसिडर द रिवोल्ट ऑफ इंडिया एज द फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। तो किसने सबसे पहले बोला था कि फर्स्ट वार ऑफ इंडियन, हालांकि ये सावरकर ने भी बोला था, एस एन सेन ने बोला था, और ये जॉन लॉरेंस में, तो वीर सावरकर इसका सही एग्जैक्ट आंसर है। विच आर द फॉलोइंग एक्सीडेंट स्पार्क ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो क्या थी, लॉकडाउन ऑफ फ्लैश फॉलोड बाय डलहौजी, तो वो भी था सही। एपिसोड ऑफ ग्रीस्ड कॉटेज, तो ये भी था। यहाँ पे इंसिडेंट स्पार्क, तो सबसे पहले चिंगारी जो है लगाई थी वो है एपिसोड ऑफ ग्रीस्ड कॉटेज, तो ये इसका सही आंसर है। तो यहाँ पे आप देख सकते, खुद भी कर सकते हैं, बहादुर शाह, नाना साहिब, बेगम ऑफ ओहद, लक्ष्मी भाई, कन्वर सेन। तो यहाँ पे कन्वर सेन हमने अभी देखा बिहार के अंदर था। उसके बाद लखनऊ के अंदर कौन था, लखनऊ के अंदर अभी हमने पढ़ा था बहादुर शाह, तो दिल्ली के अंदर, देखो बहादुर शाह दिल्ली के अंदर था, कन्वर सेन। और बेगम ऑफ अवध थी झांसी की रानी, वो थी झांसी की रानी थी, बल्कि वो थी कानपुर में। ठीक है, कन्वर सेन तो बिहार में। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे तमाम चीज़ें आप अगर करनी होगी तो इस वीडियो को आप पास करके आप ये तमाम चीज़ें देख सकते हैं। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन, तो ये देखना है आप। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम इतना ही रखेंगे। ठीक है, अलग से वीडियो के अंदर हम फिर बात करेंगे ब्रिटिश इंडियन आफ्टर 1857, जो लॉर्ड लिंटन से, तो फिर लॉर्ड कर्जन तक हम ये पढ़ेंगे, 1905 तक, 1905 तक हम पढ़ेंगे 1858 से। ये तमाम वीडियो जो है इसके बारे में रहेगी। तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं कि आपको ये मटेरियल कैसा लगा और मेरा समझाने का तरीका भी कैसा है। फिलहाल मैं कोशिश करता हूँ कि आप तक
तमाम चीज़ें जो है इस तरह से पहुँचाई जा सके ताकि आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो वो मेरी कोशिश रहती है, और ज़्यादा तवील वीडियो बनाने की भी कोशिश मेरी नहीं रहती है, ताकि और ज़्यादा बोर होते हैं यार अगर आप इनको 30 मिनट 40 मिनट की वीडियो, और इसको अपलोड करने में थोड़ी दिक्कत आ जाती है। फिर अगर 20-25 मिनट की वीडियो बन जाती है, तो मैं कोशिश करता हूँ 20 या 22 मिनट की वीडियो ही बनाई जाए आपके लिए, ताकि आपको देखने में भी आसानी हो, और जो भी मटेरियल आपको मिले उसमें भी आपको पढ़ने में आसानी हो जाए। और मैंने कोशिश यहाँ पे की है आपको समझाने की कि अच्छे से चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आने लगे, ताकि आप जो है मैक्सिमम जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चन को अटैम्प्ट करके उनको सही भी करके आए। तो इनसे आप नोट्स भी बना सकते हैं। इतनी बहुत ही अच्छा मटेरियल है, केएस तक का मटेरियल जो है रहता है यहाँ पे। केएस के बच्चे भी जो है इस चीज़ यहाँ पे आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं फिलहाल अगली सी वीडियो के अंदर एक नए से टॉपिक के साथ, जो हम 1857 से पढ़ेंगे और 1905 तक जो अलग सी वीडियो बनाई जाएगी अभी में। तो अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़। थैंक यू।